हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माय नेम इज़ इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। सो पिछले वाले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश रूल अफेक्ट किया था हमारे पीजेंट्स, ट्राइबल्स, नवाब्स और राजास की लाइफ को। ओके, इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का क्या ही इम्पैक्ट पड़ा था हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ पे, क्योंकि वो लोग आए थे ट्रेड करने, उनका फिर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करा, उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू के ऊपर अपना कंट्रोल किया। उसके बाद अगर आपका रेवेन्यू पे कंट्रोल हो जाएगा तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आपका पॉलिटिकल कंट्रोल वहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो बाद में उनको लगा कि हम लोग बैकवर्ड हैं, और देखो यार बात सही है, कहीं ना कहीं हम लोग उस टाइम पे बैकवर्ड थे। हम लोग मीन्स कौन? इंडियंस, ठीक है। बिकॉज आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि क्या ही वो हम लोग की आइडियोलॉजी हुआ करती थी, सती प्रथा एंड ऑल। आप अगले वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि हमने सब कुछ कर दिया है, एक कल्चरल मिशन हम लोग और करेंगे तो उससे ये जो नेटिव्स हैं, जो इंडियंस हैं, वो सिविलाइज होंगे, ठीक है। अपने कस्टम्स और वैल्यूज़ को वो चेंज करना चाहते थे हमारे, ओके। बट प्रॉब्लम ये थी कि क्या इंट्रोड्यूस होना था, कैसे सिविलाइज होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाया जाए, मीन्स इंडियंस को ये लोग पढ़ाएं जिससे कि हम इंडियंस जो हैं वो सिविलाइज हो जाएं, ठीक है। इसका कोई सिंपल सा आंसर इन लोग को मिला नहीं। सो इस टॉपिक पे ना बहुत ही ज़्यादा डिबेट हो रखी है, ओके। सो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आपको कब अटेम्प्ट देना है, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले चैप्टर में बेसिकली हमें यही जानना है कि जो इंडियंस थे, सॉरी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया। एंड पहले से जो इंडियंस थे उस टाइम पे, उन्होंने उसको जो भी वो लोग काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो भी हमारे एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे, उन्हें कैसे इंडियंस ने रिएक्ट करा, ओके। एंड ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने अपने थॉट बनाए हमारे एजुकेशन को लेकर के, ओके। सो बात करते हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। देखो 1783 में एक पर्सन थे विलियम जोन्स जिनका नाम था, वो उनको कैलकाटा भेजा गया। क्यों? क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पे एज अ जूनियर जज एट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जूनियर सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनी ने बनाया था, ठीक है, उसमें उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज अ जूनियर जज। उसके बाद वो लॉ के एक्सपर्ट थे, वो बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो, ठीक है। वो लॉ में एक्सपर्ट थे, लिंग्विस्ट थे। उन्होंने ग्रीक एंड लैटिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। उनको फ्रेंच भी आती थी, उनको इंग्लिश भी आती थी। उन्होंने अरेबिक अपने एक किसी दोस्त वगैरह से सीख रखा था। पर्शियन भी उन्होंने ऐसे किसी से सीखा था। कैलकाटा में आने के बाद में वो जो पंडित होते हैं ना, उनके साथ ये उठने बैठने लगे थे, काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करने लगे थे। तो उसके लिए इन्हें ना संस्कृत का, और जो भी मतलब पहले संस्कृत लैंग्वेज हुआ करता था वो, ग्रामर, फिर उसके बाद पोइट्री, इन सब की नॉलेज होने लगी। उसके बाद इनको ना इंटरेस्ट आने लगा हमारे एंशंट इंडियन हिस्ट्री में। तो इन्होंने जो हमारी एंशंट इंडियन टेक्स्ट वगैरह हुआ करती थी, लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन, जितने भी अदर साइंस वगैरह के सब्जेक्ट हुआ करते थे हमारे एंशंट इंडिया में, सबके बारे में इन्होंने स्टडी करना चालू कर दिया। तो बेसिकली इन्हें तो था इंटरेस्ट बहुत सारा। इन्होंने बहुत ही जल्दी में ये पता कर लिया कि अकेला मैं ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उस एरिया में, पर्टिकुलरली कैलकाटा में, जिसका इंटरेस्ट है एंशंट इंडियन टेक्स्ट में। उसी में के दो पर्सन थे, इंग्लिशमैन थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, एंड दूसरे थे नथानियल हालहेड करके। ये ना दोनों नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि जो दोनों नाम है ना, इन लोगों ने इंडियन लैंग्वेजेस में ना महारत हासिल कर रखी थी। तो इनका काम ये था कि जो भी एंशंट हमारे जितने भी बुक्स वगैरह हुआ करती थी, उसको संस्कृत से लेकर के पर्शियन, संस्कृत और पर्शियन में लिखा हुआ करती थी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, ठीक है। एंड इन तीनों ने मिलके, किन तीनों ने? जोन्स ने, एंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने, और नथानियल हालहेड ने, इन तीनों ने मिल करके एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। एंड इन इन लोगों ने, मतलब ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, इसने एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस, ओके। फिर उसके बाद जो ये जोन्स और जो ये कोलब्रुक थे ना, इनका अलग ही एटीट्यूड था इंडिया के तरफ में, इनका इंटरेस्ट भी था। देखो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा दूध के धुले हुए थे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारा बहुत ही भला चाहते थे। बट एक होता है ना कि एक होता है बहुत ही बुरा आदमी, बहुत ही वाहियात आदमी, जिसको बस चाहिए होता है पैसा। एक होता है जिसको चाहिए तो होता है कि ठीक है चलो पैसे चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा इनका भला भी कर देते हैं। कुछ उनके पास दिमाग होता है, तो थोड़ा सा माइंड था इन लोगों में मे बी।
तो इनको वेस्टर्न कल्चर में भी वेस्ट के भी जितने भी एंशियंट वगैरह हो रखे थे उसमें भी इंटरेस्ट था। इंडिया के भी एंशियंट कल्चर को, हेरिटेज को ये लोग रिस्पेक्ट करते थे और उसमें इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, उन लोगों को लगा कि जो ये एंशियंट पास्ट है ना इंडिया का, वो कहीं खो चुका है। बहुत ही बड़ा कोई सिविलाइजेशन रहा होगा बट वो डिक्लाइन हो चुका है अब। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रीडिस्कवर करते हैं, ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग इंडिया के एंशियंट पास्ट को रीडिस्कवर करते हैं तो इंडियंस को भी ये जानने का मौका मिलेगा कि उनके साथ में एक्चुअली हुआ क्या था। उनके साथ में नहीं, मीन्स उनके इंडिया में प्राचीन समय में, मतलब एंशियंट टाइम में क्या ये हो रखा था। ओके, एंड ये बस ये लोग किसके लिए कर रहे थे, व्हाट आई मीन टू से, कि किस वजह से ये कर सकते थे। जो एंशियंट टेक्स्ट वगैरह हुआ करती थी ना, जैसे अभी मैंने बताया, लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन वगैरह, जितने भी किताबें वगैरह हुआ करती थी, वो बस एक ही तरीके से पॉसिबल था कि इन सारे बुक को पढ़ो, उसको समझो, उसको ट्रांसलेट करो और वो दूसरों तक रिवील करो, मतलब दूसरों तक पहुंचाओ कि हाँ ऐसा कुछ हो रखा होगा आपकी इंडिया में। सो जोन्स और जो कोलब्रुक थे ना, वो चले गए डिस्कवर करने, चले गए इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कहीं और चले गए, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि किताबें वगैरह पढ़ना। ठीक है, तो इन्होंने ना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसका उन्होंने मीनिंग समझा, एंड जो ये कोलब्रुक थे और जो ये नथानियल थे, इन्होंने ट्रांसलेट किया और लोगों तक अपनी आइडियाज़ को शेयर किया कि हाँ आपके जो ये इंडिया है वहाँ पे ऐसा वैसा पास्ट में हो रखा है। ओके, तो बेसिकली इन लोगों को ये लगा कि जब हम लोग इंडियंस के एंशियंट टेक्स्ट को जान जाएंगे तो फ़ायदा इंडियंस का ही नहीं होगा, हमारा भी होगा, क्योंकि हमें भी ना जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटेन में भी जो लोग बैठे हैं, वॉट जो भी है, ओवरऑल सब लोग को ना इंडिया की हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा। ऊपर से जो ये इंडियंस है, इनको तो इनका जो खोया हुआ पास्ट का जो ग्लोरी था वो तो इनको वापस मिल ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया था। एंड द मेन रीज़न वॉज दैट कि ये करने के बाद हम इंडियन कल्चर के गार्जियन बन जाएंगे और उसके मास्टर बन जाएंगे। तो मैं कह तो रही हूँ, ये बहुत ही कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, बहुत ही अच्छे आदमी नहीं थे ये लोग। ठीक है, थे, अच्छे थे, मतलब थैंक गॉड इन्होंने हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करी, हमारे सेंटिमेंट्स वगैरह को इन लोगों ने उतना हर्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि बहुत ही बढ़िया विचार है इसके पीछे उनका। ठीक है, तो मेनली इनका ये था कि ये सब करके हम गार्जियन बन जाएंगे इंडियन कल्चर के। एंड ट्रस्ट मी, अगर इनके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठी होती और अगर ऐसा हो गया होता तो ये लोग आगे जाके बहुत अच्छा अच्छा काम नहीं किया, नहीं, ये लोग कभी नहीं करते काम, तो ऐसा अच्छा किया भी नहीं है, बट स्टिल मतलब मान लो कि अगर ये लोग हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट करते रहते तो ऐसा तो था नहीं ना कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ें नहीं उठती। अगर मान भी लेते हैं कि अगर इनके अगेंस्ट में किसी ने ना कहा होता, तो क्या आपको लगता है कि ये हमारे इंडियन कल्चर को ही प्रमोट करते रहते? नहीं, आगे जाके ना ये भी चेंज हो जाते जैसे बाकियों की तरह। ओके, तो ये जो इनका आइडिया था कि हाँ बाद में जाके हम गार्जियन बन जाएंगे इंडियन कल्चर के और मास्टर बन जाएंगे, तो ये ना बहुत सारे ऑफिशियल्स को पसंद आया। इन्होंने कहा कि ठीक है, इंडियंस को वो चीज़ पढ़ाओ जो उनके दिल से जुड़ा हुआ है, जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, जो उनके सेंटिमेंट्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, और जिससे उनको वो वही चीज़ आप पढ़ाओ जिससे कि वो फेमिलियर हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी पहले के सब्जेक्ट हो रखे थे, लाइक संस्कृत, पर्शियन, लिटरेचर वगैरह, ये सब। ठीक है, उसके बाद इन लोग को ऐसा लगता था कि अगर ये लोग इसको इनकरेज करेंगे हमारे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को, संस्कृत, पर्शियन, लिटरेचर और पोइट्री पढ़ाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। बिकॉज ये तो वही पढ़ाएंगे ना जो हम पढ़ना चाहते हैं। अगर ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे, अगर ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे तो हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये बात इन लोग को अच्छे से पता थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट था हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर में। ओके, इसके साथ साथ इनके जितने भी ये ओवरऑल आइडियोलॉजी थी, उसके साथ साथ ना कलकत्ता में 1781 में मदरसा सेटअप हुआ। मदरसा मीन्स इस्लाम में स्कूल्स को मदरसा कहा जाता है। ओके, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं ना उनको मदरसा कहा जाता है। तो 1781 में कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश हुआ। अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए हिंदू कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई बनारस में 1791 में। क्यों? संस्कृत का जो टेक्स्ट होता है ना, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, उसको प्रमोट करने के लिए, बिकॉज जो हमारी पहले की एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट वगैरह हुआ करती थी वो हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करती थी। इस वजह से उसको प्रमोट करने के लिए बनारस में 1791 में हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ। यस, बट ऐसा नहीं था कि सब लोग ही इनके सपोर्ट में थे, बहुत ही ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करा गया है। अभी मैं इसके बारे में आगे बात करती हूँ। देखो, अर्ली 19 सेंचुरी से क्या हुआ, बहुत सारे ब्रिटेन के ऑफिशियल्स जो थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे आए हैं रूल करने और हम इनको वही ज्ञान दे रहे हैं जो ये लेना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उनकी ना डबल थिंकिंग थी। देखो,
उनकी एक तो ये थिंकिंग की थी कि ये तो लोग हैं बैकवर्ड, इनको थोड़ा सा सिविलाइज़ करो। तो सिविलाइज़ करने के लिए आप वो मत पढ़ाओ जो ये पढ़ना चाहते हैं, जो इनके लिए यूज़फुल है ना वो पढ़ाओ। आप लिटरेचर पढ़ा के इनको क्या करोगे? कभी काम आएगा? नहीं काम आएगा, बिल्कुल भी नहीं काम आएगा। तो इनको ना बहुत ही इनके अगेंस्ट बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जो ईस्ट का जो नॉलेज है ना, मीन्स जो हमारे इंडिया का जो भी एंशिएंट पास्ट है, वॉट जो कुछ भी है, वो एरर ही एरर है, मतलब उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, वो हर एक स्टेप पे वो एक गलती ही है। तो उसको पढ़ाने के बाद ना हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो बस एक अनसाइंटिफिक सा थॉट है जो ईस्टर्न लिटरेचर है, मतलब जो इंडिया का उस टाइम पे लिटरेचर था, नॉट ओनली इंडिया, पूरा ईस्ट के मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वो नॉन सीरियस था, वो लाइट हार्टेड था। तो उन लोगों ने ये आर्ग्यू करा कि हम लोग इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अपने एफर्ट जो हम लोग पैसे वैसे खर्च कर रहे हैं अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को सिखाने में और लिटरेचर को सिखाने में, उतना हम लोग किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ऐसे ही थे एक जेम्स मिल। इफ़ आपने कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा होगा ना, तो इनका नाम बहुत बार आपने सुना होगा, जेम्स मिल का। ओके, इन्होंने भी, ये सबसे मेन थे जिन्होंने अटैक किया ओरिएंटलिस्ट को, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको एशिया के हेरिटेज, कल्चर एंड लैंग्वेज की फुल नॉलेज होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो अटैक किया इन द सेंस कि मुंह से अटैक किया, वेपन लेके नहीं चले गए थे ये, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना, उनको अपने एफर्ट नेटिव को पढ़ाने में लगाने तो चाहिए, बट आप उनको वो मत पढ़ाओ जो वो पढ़ना चाहते हैं, आप उनको वो पढ़ाओ जो उनके लिए बेनिफिशियल है। आप उनको अनसाइंटिफिक से चीज़ें पढ़ा के उनको और यू कैन से अंधविश्वासी बना रहे हो, क्योंकि इनको लगता था ना कि सब कुछ ही वाहियात है ईस्ट का, और इनका वक्त जो भी हो रखा है इंग्लैंड में उस टाइम पे वो सब बढ़िया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप लोग बस इंडियंस को इसलिए पढ़ा रहे हो क्योंकि आप लोग चाहते हो उनके दिल में जगह बनाना, ताकि आगे जाके आप लोग कुछ भी करो तो ये लोग आपकी बात माने, ठीक है। इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, मतलब इन्होंने ये क्लेम किया। उन्होंने कहा कि आप लोग उनको कुछ साइंटिफिक चीज़ें पढ़ाओ, कुछ टेक्निकल एडवांसेस बताओ जो हमारे वेस्ट में हो रखे हैं, जो हमने किए हैं, रैदर दैन पोइट्री। मतलब पोइट्री पढ़ा के आप क्या ही कर लोगे? एंड जो हम लोग को अगर ये इतना बैकवर्ड समझते थे, तो सोचो हमारे सब्जेक्ट को, हमारे एंशंट हिस्ट्री को कितना ही ये लोग, मतलब क्या ही बोल रखा होगा, कुछ कह नहीं सकते। फिर 1830 के लास्ट में आते आते जो ये ओरिएंटलिस्ट थे ना, इन पे जो अटैक हुआ वो और भी ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, बहुत ही ज़्यादा होने लगा, ठीक है। आपने मैकाले का नाम सुना होगा, उसमें से ये भी आते हैं कि इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है ओरिएंटलिस्ट को। इन्होंने कहा कि ये तो इंडिया को ना एक अनसिविलाइज्ड कंट्री की तरह से देखते थे। इनको लगता था कि इंडियंस को कुछ भी नहीं आता है, हम जाएंगे तो हम सिखाएंगे, और अभी इंडियंस को भी और इंडिया को भी सिविलाइज होना बाकी है। एंड इन्होंने कहा कि कोई भी ईस्टर्न नॉलेज, मतलब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कहा था कि कंपेयर करा था कि कोई भी ईस्टर्न नॉलेज कुछ भी हो जाए, कितनी भी डीप हिस्ट्री रही हो ईस्ट की, वो हमारे इंग्लैंड को कभी भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकती है। क्या ही सोच के कहा होगा उन्होंने ऐसा, आई डोंट नो, बट स्टिल उन्होंने कहा था, ठीक है। जबकि उन्होंने इतना तक कह दिया था कि जो ईस्ट की एक पर्टिकुलर बुक है, वो हमारे यूरोपियन लाइब्रेरी के एक, सॉरी, जो ईस्ट के जो पूरा हिस्ट्री है ना, वो हमारे यूरोपियन लाइब्रेरी के एक जो बुक होती है ना, शेल्फ होती है ना लाइब्रेरी में, ठीक है, वहाँ पे जो किताबें रखी गई होती हैं, तो उसके बराबर भी नहीं है। कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरे ईस्टर्न कल्चर है जो पूरा, वो हमारे यूरोपियन लाइब्रेरी के एक सिंगल बुक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। क्या है ये, मतलब क्या ही बोल दिया इन्होंने। फिर उन्होंने आर्ग्यू कर दिया काफ़ी अच्छा खासा, एंड इन्होंने गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग पैसे खर्च करना बंद करो, और ओरिएंटल लर्निंग का जो आप लोग प्रमोट कर रहे हो ना, उस पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, इस पर कोई भी प्रैक्टिकल यूजेस नहीं है, ओके। तो इनकी बातों में कुछ पैशन वैशन नज़र आया होगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये इंडिया आते हैं ना, तो इनको कहा जाता है कि आप जाके इंग्लिश पढ़ाओ, मतलब इंग्लिश को प्रमोट करो। एंड इनको लगता था कि अगर इंडियंस को इंग्लिश आएगी तभी जाके वो लोग सिविलाइज हो पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, देखो, हाँ, इंग्लिश नहीं आती थी इंडियंस को, ये मैं बात डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल उस टाइम पे इनको ये ऐसा लगता था कि जितने भी वर्ल्ड में डिस्कवरीज हो रही हैं, जितनी भी किताबें नई नई आ रही हैं, वो इंग्लिश में आ रही हैं। तो अगर इंडियंस को हम इंग्लिश सिखाएंगे तो वो लोग बहुत सारी किताबें वो लोग खुद से ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। और जो कुछ भी था, इनको इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए इंडिया में भेजा गया था। फिर उसके बाद में इनको ऐसा भी लगता था कि अगर इन्हें इंग्लिश आएगा तो फिर जो भी वेस्ट में
हमारी साइंस एंड फिलॉसफी में जो भी डिस्कवरीज़ हो रही हैं वो ये लोग इन लोगों को पता लग पाएगा, तो ये लोग खुद का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे, और फिर ये लोग कुछ किताबें भी पढ़ पाएंगे। ओके, तो बेसिकली इनको लगता था कि जिसको इंग्लिश आती है वो है सिविलाइज्ड पर्सन, वो है सिविलाइज्ड कंट्री, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो कुछ नहीं है, उनको कुछ समझते नहीं थे। तो मेघालय का ये जो थॉट प्रोसेस था ना, इनको फॉलो करते हुए जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में पास किया गया, ठीक है, डिसीजन उस टाइम पे ये लिया गया कि जितने भी हायर एजुकेशंस है ना उनके मीडियम को मतलब इंग्लिश कर दिया गया, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ना उसको इंग्लिश कर दिया गया, मतलब वहाँ पे इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भाव देने जाने लगा, वट जो भी है। फिर उसके बाद जो ये कैलकाटा में जो कॉलेज था ना, वो मदरसा मैंने आपको बता रखा था अभी थोड़ी देर पहले, इस्लामिक कॉलेज था वो, और बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था ना, वहाँ पे भी इन्होंने बोला कि आप लोग ओरिएंटल लर्निंग जो आप लोग करवा रहे हो वो बंद कर दो, वो अब नहीं होनी चाहिए, हर जगह पे इंग्लिश को ही आप लोग प्रमोट करो। तो जो ये इंस्टीट्यूशंस थे ना, मदरसा और ये बनारस वाला संस्कृत कॉलेज, इसको ना टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस एक होता है ना, एक टर्म यूज़ करा है आपके बुक में, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग फॉर देमसेल्फ इनटू डिके, ठीक है, ये पर्टिकुलर सा सेंटेंस है। इन्होंने ये कह दिया उसको, मतलब इनडायरेक्टली ये कह दिया कि आपका जो भी नॉलेज है वो किसी काम का नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ो तभी जाके आप सिविलाइज हो पाओगे। एंड जब ये आए ना तो इंग्लिश के नए नए टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस करवाए इन्होंने अपने स्कूल्स में। ओके, बात करते हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स। देखो 1854 में क्या हुआ ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, उन्होंने ना एक एजुकेशनल डिस्पैच सेंड किया गवर्नर जनरल को इंडिया में, ठीक है। ये किसके द्वारा इशूड किया गया था? चार्ल्स वुड के द्वारा। उस टाइम पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना कंपनी का, उसके ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो इसी वजह से इसको वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने मतलब उस वुड्स डिस्पैच में ऐसा था कि उसमें भी मीन्स ऐसा वैसा कुछ था कि हाँ, ओरिएंटल लर्निंग को आप अपोज कर रहे हो, जो भी यूरोपियन लर्निंग है आप उनके बेनिफिट्स को बता रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं इस बारे में क्या ही था इसमें। इस वाले डिस्पैच में इन्होंने, एक तो मैंने बताया कि ओरिएंटल लर्निंग को इन्होंने अपोज कर दिया, दूसरी ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, इन्होंने ना इकोनॉमिक पे ज़्यादा फोकस किया, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ जो होता है ना उस टाइम पे। तो इन्होंने ये कहा कि जो अगर आप यूरोपियन लर्निंग सीखोगे ना, तो उसमें आपको ट्रेड, कॉमर्स वगैरह जो कुछ भी होता है, जो आपकी अर्निंग में हेल्प करे, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, ठीक है, जो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पर्शियन, संस्कृत, आप ये सब पढ़ के क्या ही कर लोगे, आपका इसमें से कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप हमारी जो ये यूरोपियन लर्निंग जो चीज़ें, अगर आप यूरोपियन बुक्स से आप लर्न करोगे, वहाँ से आप हमसे कुछ सीखोगे, तो आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में भी फ़ायदा होगा, और आपको पता चलेगा कि हमारे वेस्टर्न कल्चर में, हमारे वेस्टर्न कंट्री में क्या हो रहा है। और आप, अगर आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा उससे, मतलब अगर आप पढ़ते हो, ऑब्वियसली कुछ उससे सीखते हो, तो उसको अप्लाई भी तो करोगे ना रियल लाइफ में, ठीक है। तो आप ना उससे जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं यूरोप में, आप वो चीज़ें हम खरीदोगे। ओके, तो इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने बोला कि अब होगा ये सिविलाइज्ड कंट्री, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक वे से देखो, पॉलिटिकल वे से देखो, स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखो, जो बोलो वो ये लोग सही हैं, हम लोग गलत थे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये लोग, इन लोग का कहना था। ओके, पूरा ठीक है। तो बेसिकली इनका भी वो नहीं था कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो ये लोग हमसे सामान खरीदेंगे, ये लोग सिविलाइज होंगे। इनका मेन इनका विश ये था कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो बेनिफिट हमारा होगा, मीन्स ब्रिटिशर्स का होगा, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को, राजास को, सबसे तो ये लोग मतलब रेवेन्यू वगैरह ले ही रहे हैं ना। तो अगर इन लोगों के पास रेवेन्यूज़ आता स्टूडेंट्स के पास में या फिर किसी के भी पास में, तो वो लोग छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ते, ऑब्वियसली नहीं छोड़ते, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा था, इन्होंने इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस किया था उस टाइम पे, अपनी बातों को कन्विंस करवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए। ओके, अच्छा, वुड्स डिस्पैच का दूसरा पॉइंट सुनना जरा। इन्होंने ये कहा तो था कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव कर देगा। नाउ डू यू थिंक कि ऐसा रियली पॉसिबल है? इन्होंने ऐसा कुछ कहा कि वो जो हमारा मीन्स यूरोपियन लर्निंग प्रोसेस है, हमारा जो यूरोपियन स्टडीज़ है, वो इंडियंस के, मेनली ईस्टर्न के लोगों को ऑनेस्ट बना देगा। वो लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो लोग हमेशा सच का साथ देंगे, मतलब प्रॉपर एक जेन्युइन पर्सन जो होता है ना, एक जेंटलमैन होता है ना, वो बना देगा। ऐसा इन्होंने बोल रखा था, ऐसा लग रहा था कि ये खुद बहुत बड़े जेंटलमैन है, ऐसा लग रहा था कि कभी किसी को पता ही नहीं है कि यूरोप में क्या हो रखा है, यूरोप के लोग कैसे हैं, ठीक है। बात तो ऐसी कर रहे थे कि जेंटलमैन बना देगा, ट्रूथफुल बना देगा, ऑनेस्ट बना देगा। जो सिविल सर्वेंट आएंगे वो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, फिर
मतलब ऐसे कर करके ना वो प्रमोट कर रहे थे। और फिर हमारे ईस्ट के लिटरेचर को उन्होंने कहा कि वो तो पूरे फुल ऑफ ग्रेव एरर्स हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस एक मिस्टेक है, और उसमें कोई सेंस ऑफ ड्यूटी है ही नहीं, कोई कमिटमेंट टू वर्क है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, कोई भी ऐसा स्किल्स नहीं है जो कि हमारे प्रशासन को चलाने के लिए बेनिफिशियल हो। हमें किसी एंगल से ही सही नहीं लग रहा है, बट स्टिल आपकी बुक में लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा वुड्स डिस्पैच में क्या क्या था। तो एक तो ये था कि उन्होंने ओरिएंटल नॉलेज को अपोज करा था, मतलब उसके अगेंस्ट में बहुत सारी बड़ी सारी सी बातें बताई थी कि नहीं वो सही नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो अच्छा नहीं है। दूसरा चीज़ ये था कि उन्होंने इकोनॉमी पे फोकस किया था कि अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह सीखना चाहते हो तो आपको यूरोपियन लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करके मतलब वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद तीसरा, जो कि मुझे सबसे ही गलत लगता है, इनका कहना था कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो हमारे इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को चेंज कर देगी, इम्प्रूव कर देगी। मतलब क्या ही समझते थे हम लोग को कि हम लोग इतने बुरे हैं क्या। एनीवे, तो बेसिकली ये 3 मेन पॉइंट्स थे। इसको फॉलो करते हुए, क्योंकि उस टाइम पे भी अंग्रेजी लोग ही इधर रहा करते थे, तो बेसिकली वो लोग फॉलो तो करेंगे ही। तो उनको ये जो वुड्स डिस्पैच था ना, इनको 1854 में फॉलो करते हुए बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। इन्होंने जो पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो कंट्रोल था ना, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था गवर्नमेंट का उस टाइम पे, उन्होंने पूरा अपने हाथ में ले लिया। और ओवरऑल मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। उसमें से एक ये भी स्टेप था कि हम नया सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेंगे। ओके, 1857 में जब सेपॉयज़ रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे मेरठ और दिल्ली में, तो वहाँ पे उस टाइम पे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही थी, एंड उसमें बड़े सारे से चेंजेस भी हुए थे। कैन यू बिलीव कि एक टाइम पे एक जगह पे लड़ाई हो रखी है, एंड दूसरे टाइम पे मतलब उसी टाइम पे दूसरी जगह पे यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। उसके बाद ऊपर से जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, नहीं मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैन यू बिलीव का मतलब ये मत समझना कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ कह रही हूँ, ऐसा सच में हुआ था। मतलब हाँ, थोड़ा सा वियर्ड है कि एक टाइम पे कहीं पे वॉर चल रहा है, कहीं पे इतना ज़्यादा रिवॉल्ट हो रखा है, और दूसरे साइड पे आप उसी टाइम पे दूसरी जगह पे आप यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट कर रहे हो। थोड़ा सा अजीब सा है, बट हाँ ये हुआ था। अच्छा, फिर 19th सेंचुरी में ना इंडिया में कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट काफ़ी आवाज़ें उठाई, प्रैक्टिकल एजुकेशन के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था ना वो। तो उन्हें अब वो मतलब अपने अलग ही धुन में थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है, आपको अगर मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव करना है लोगों का, आपको मोरालिटी लेके आनी है लोगों के अंदर में, तो वो बस क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। आप लोग अपना जो ड्रामा कर रहे हो वो बंद करो। क्यों? क्योंकि 1813 तक क्या हुआ था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपोज कर दिया था, मतलब उन्होंने मना कर दिया था कि आप जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ हैं वो आप इंडिया में नहीं कर सकते हो। क्योंकि उनको ऐसा लगता था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था कि अगर ये मिशनरीज एक्टिविटीज़ होंगी, अगर ये मिशनरीज जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं अगर अपनी वाली ये एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे, तो जो ब्रिटिशर्स का जो प्रेजेंस है ना, उसको लेकर के लोकल पॉपुलेशन के मन में सस्पेशन हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब ये तो फ्रॉड आदमी है सब। तो इस वजह से ना इन्होंने कभी परमिशन ही नहीं दिया कि आप जा कर के हमारे कंट्रोल टेरिटरी में कोई भी मिशनरीज वाला स्कूल जो है वो सेटअप कर लो। तो इन्होंने क्या किया, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, मैंने बता रखा था इफ़ किसी वाले लेक्चर में मैंने बताया हो कि बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, बहुत सारे कंपनीज आए थे, फ्रेंच भी थे, पोर्तुगीज़ भी थे, डेन्स भी थे, ठीक है। तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके अंडर में इन्होंने एक एरिया में अपना मिशनरीज स्कूल सेटअप किया था। ओके, प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे सेटअप हुआ था 1800 में, एक कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1818 में। मतलब कितना ही डरते थे खुद के एजुकेशन पे, खुद के कैरेक्टर पे इनको बिलीव ही नहीं है, और ये लोग हमारा कैरेक्टर चेंज करने वाले थे। और हाँ, 19th सेंचुरी आते आते ना जो मिशनरीज स्कूल्स थे वो ऑल ओवर इंडिया में सेटअप हो रखे थे, ठीक है। बात करते हैं लोकल स्कूल्स का क्या हुआ होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले पढ़ाई कैसे होती थी, उससे पहले बच्चे स्कूल कैसे जाते थे? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। एक 1830 में ना स्कॉटिश मिशनरीज एक थे, मिशनरी इन द सेंस कि जो पीपल होते हैं ना जो पढ़ाने के लिए आते हैं ना, ठीक है, या फिर जो भी उनके हेडवेड होते हैं, तो वो लोग कभी कभी आते हैं टूर वूर करने की, देखा जाए क्या चल रहा है। तो एक विलियम अडाम नाम का एक स्कॉटिश मिशनरी था, ठीक है। उन्होंने बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में टूर किया, और उन्होंने अपने रिपोर्ट्स दिए ब्रिटिशर्स को, जो भी गवर्नमेंट थी वहाँ की, उनको कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। अब वो रिपोर्ट्स में क्या था क्या नहीं, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वाले पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और कुछ था इसमें नहीं, बस ये है कि हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है। तो एक थे ओरिएंटलिस्ट जो कि हमें सपोर्ट करते थे,
हमें आगे बढ़ाना चाहते थे, बट उनको बहुत ही बुरी तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। उसमें मैकाले थे और जेम्स मिल थे। तो जेम्स मिल की बात छोड़ो, उन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है। मैकाले जब आए इंडिया में तो इंग्लिश को प्रमोट किए, बहुत सारे से उन्होंने चेंजेस कर रखे थे। उनकी वजह से इंग्लिश वाला एक्ट पास हुआ था, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मीडियम्स वगैरह हुआ करते थे ना उस टाइम पे, हायर एजुकेशन के, उसका मीडियम चेंज करके हिंदी से इंग्लिश कर दिया गया। अगर संस्कृत भी पढ़ाया जाता था तो उसको बोला गया कि नहीं, आप लोग इसको बंद करो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ठीक है, फिर उसको भी इंग्लिश कर दिया गया। फिर उसके बाद में वुड्स डिस्पैच हमने देखा, 1854 में आया था ये वुड्स डिस्पैच। इसमें क्या क्या था मैंने आपको पहले बता दिया था। ओरिएंटल लर्निंग को इन्होंने अपोज किया था, और उसके बाद में कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताए थे, यूरोपियन लर्निंग के अच्छे अच्छे इम्पैक्ट ही बताए थे। उसके बाद में इन लोग को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये लोग हमारे इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें किसी एंगल से नहीं लगता है। एनीवे, बस ये 3 चीज़ आपकी बुक में दे रखा है। फिर उसके बाद भी ना बहुत सारे ये वुड्स डिस्पैच को फॉलो करते हुए बहुत सारे से चेंजेस करे गए थे हमारे एजुकेशन वाले सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। उसके बाद में हमने देखा, हमारा टॉपिक था कि लोकल स्कूल्स का क्या ही हुआ। उसके बाद में जब इतने सारे से चेंजेस आए, मीडियम इंग्लिश हो गया, सब चीज़ें सारी बड़ी सारी सी चेंजेस हो रखे थे, तो उसके बाद में क्या ही हुआ होगा लोकल स्कूल्स का। एंड विलियम अडाम्स जब आए थे, एक वो स्कॉटिश मिशनरी थे, ठीक है। तो वो आए थे तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया, क्योंकि बेसिकली उनको इसीलिए भेजा गया था कि आप जाके बिहार एंड बंगाल वाले डिस्ट्रिक्ट में जाओ, आप देखो वहाँ पे स्कूल्स की क्या हालत है, और आप अपना रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करो। तो वो अपने रिपोर्ट्स में क्या ही लिखे होंगे वो हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे हेड, एंड यस, एक बार सर को कॉन्टैक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा, ट्रस्ट मी। सो टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे हेड।